अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, तो शायद आपको बाद में अफसोस हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मानसिक ताकत की जो आपकी सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक सोच। और यकीन मानिए, यह एक ऐसी स्किल है जो आपके हर निर्णय, हर बहस और हर जीवन निर्णय को बेहतर बना सकती है। डेविड ए. हंटर की किताब द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमें बताती है कि असल में क्रिटिकल थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। तथ्यों का विश्लेषण करने, प्रमाणों की जांच करने और निष्कर्ष निकालने की एक रचनात्मक और तार्किक प्रक्रिया। और इस भाग में हम सीखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसका असल मतलब क्या है। लेखक बताते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेते हैं या सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने निर्णय बनाते हैं, तो हम गलतियों के शिकार हो सकते हैं। जैसे अफवाहों को सच मान लेना, सोशल मीडिया की झूठी खबरों पर भरोसा करना या किसी व्यक्ति की छवि मात्र देखकर उसकी बातों को सही मान लेना। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है सवाल करना। जब हम किसी सूचना, समाचार या राय को सुनते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, इसका स्रोत क्या है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या इसमें कोई पक्षपात तो नहीं? स्विंगल। और यहीं से शुरू होता है सोचने का असली सफर। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और सोचने की आदतों पर सवाल उठाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम उन धारणाओं से बंधे होते हैं जिन्हें हमने कभी जांचा ही नहीं। जैसे, जो लोग अमीर हैं वे हमेशा स्मार्ट होते हैं, या अगर कोई बहुत आत्मविश्वासी है तो वह जरूर सही होगा। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और सच्चाई में फर्क होता है। हमें तर्क और प्रमाणों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसके अलावा लेखक एक महत्वपूर्ण अवधारणा की चर्चा करते हैं जिसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, यानी किसी विचार या दावे के समर्थन में दिए गए कारण। और वे बताते हैं कि एक अच्छा आर्ग्यूमेंट कैसे तैयार किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया हो और उस दावे को समर्थन देने वाले तर्क दिए गए हों। जैसे अगर कोई कहता है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए, तो यह एक दावा है। लेकिन जब वह कहता है कि क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और समुद्री जीवन के लिए खतरा है, तो वह एक तर्क बनता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अच्छे और खराब तर्कों के बीच फर्क करना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग अपील टू इमोशन, भावनाओं की अपील, अथॉरिटी का सहारा या डर फैलाकर तर्क देते हैं, जो सतही तो लग सकते हैं, लेकिन गहराई में झूठे या भ्रमित करने वाले होते हैं। इस भाग में हम यह भी सीखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ दूसरों के तर्कों की जांच नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों की आलोचना करना भी है। जब हम सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है, जरेनिया, क्या मैं किसी पुराने अनुभव के आधार पर गलत निष्कर्ष तो नहीं निकाल रहा? तभी हम सच्चे अर्थों में सोचने लगते हैं। लेखक उदाहरणों के जरिए समझाते हैं कि कैसे एक ही सूचना को दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, और यही वजह है कि हमें कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, असम्पशंस, पूर्वधारणाएं और पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोणों की भूमिका को समझना चाहिए। किताब का पहला भाग इस बात पर जोर देता है कि सोचने का मतलब सिर्फ विचार करना नहीं, बल्कि सोच को विवेकपूर्ण, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। और जब हम सोचने की इस शैली को अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ अच्छे निर्णय ले पाते हैं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। यही क्रिटिकल थिंकिंग की असली ताकत है। ये हमें केवल होशियार नहीं बनाती, बल्कि समझदार और न्याय संगत बनाती है। अब जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत और मूलभूत समझ को जान लिया है, तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि लेखक डेविड ए. हंटर कैसे हमें सोचने की गहराइयों में ले जाते हैं, जहां हम न सिर्फ तर्कों की पहचान करना सीखते हैं, बल्कि उन्हें विश्लेषित करने और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। लेखक बताते हैं कि हर तर्क में दो मुख्य घटक होते हैं, निष्कर्ष, कंक्लूजन, और उसका समर्थन करने वाले कारण, प्रेमिसेस। और क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी कला है यह जानना कि क्या कोई निष्कर्ष वाकई अपने कारणों पर निर्भर करता है या सिर्फ दिखने में तार्किक लगता है। यानी
क्या तर्क वाकई मजबूत है या सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहा है? लेखक तर्क के दो प्रकारों की बात करते हैं: डिडक्टिव निगमनात्मक और इंडक्टिव आष्टोति आगमनात्मक तर्क। जहां डिडक्टिव रीजनिंग में यदि सभी कारण सही हैं तो निष्कर्ष भी अवश्य सही होगा, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग संभावनाओं पर आधारित होता है और इसमें निष्कर्ष की निश्चितता नहीं होती, लेकिन वह यथार्थ के बहुत करीब हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सोक्रेटिस मनुष्य है, इसलिए सोक्रेटिस नश्वर है। यह डिडक्टिव है, जबकि आज सुबह सूरज निकला था, इसलिए कल भी निकलेगा। यह इंडक्टिव भी रीजनिंग है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम किसी तर्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या उसके प्रेमिसेस सही हैं, क्या वे प्रासंगिक हैं, और क्या निष्कर्ष उन्हीं पर निर्भर करता है। और यदि इनमें से कोई भी घटक कमजोर है तो तर्क ढह जाता है। इसके अलावा लेखक अनेक प्रकार की लॉजिकल फैलेसीज, तार्किक भ्रमों को समझाते हैं जो अक्सर हमारे तर्कों को भटका देते हैं, जैसे एड होमिनेम, व्यक्ति पर हमला करना, विचार पर नहीं। स्ट्रॉमैन, किसी के तर्क को तोड़ मरोड़ कर उसका कमजोर रूप पेश करना। फॉल्स डायलेमा, सिर्फ दो विकल्पों का भ्रम देना जबकि और भी रास्ते हो सकते हैं। स्लिपरी स्लोप, एक छोटा कदम उठाने से पूरी तबाही की भविष्यवाणी करना। और अपील टू इग्नोरेंस, यह कहना कि अगर कुछ सिद्ध नहीं हुआ तो वह गलत या सही होना चाहिए। लेखक हमें यह दिखाते हैं कि ये फैलेसीज इतनी सामान्य हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उनका शिकार हो जाते हैं। राजनीति, विज्ञापन, सोशल मीडिया और यहां तक कि पारिवारिक बहसों में भी ये खूब देखने को मिलती हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास हमें इन्हें पहचानने और काटने की शक्ति देता है। लेखक कहते हैं कि हर तर्क की जांच 3 स्तरों पर होनी चाहिए: स्पष्टता, क्या बात साफ कही गई है; सटीकता, क्या तथ्य सही हैं; और प्रासंगिकता, क्या कारण वास्तव में निष्कर्ष से संबंधित हैं। और जब ये तीनों स्तर मजबूत हों, तभी कोई तर्क विश्वसनीय बनता है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि तर्क सिर्फ तर्क देने का काम नहीं करता, वह एक संवाद स्थापित करता है। इसलिए हमें एक्टिव लिसनिंग और ओपन माइंडेडनेस भी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए नहीं, तो हम कभी भी सच्चे विचारों की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। लेखक इस भाग में यह भी उजागर करते हैं कि कैसे भावनाएं, पूर्वाग्रह और सामाजिक दबाव हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, और हमें सीखना होता है कि इन सभी का निरीक्षण कैसे किया जाए। जैसे अगर कोई जानकारी हमें असहज महसूस करवा रही है, तो जरूरी नहीं कि वह गलत हो, बल्कि हो सकता है कि वह हमारे पूर्व धारणाओं को चुनौती दे रही हो। लेखक यह भी बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास हमें अपने विचारों और मान्यताओं की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यानी यह स्वीकार करना कि हम गलत हो सकते हैं और नई जानकारी के सामने अपने विचारों को अपडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर हमने हमेशा माना कि कठोर अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, लेकिन रिसर्च बताता है कि सहानुभूति और प्रेरणा भी उतनी ही जरूरी हैं, तो हमें अपने विचारों को अपडेट करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। यही एक सच्चा क्रिटिकल थिंकर करता है। लेखक तर्कों के विश्लेषण में आर्ग्यूमेंट मैपिंग नामक तकनीक की भी चर्चा करते हैं, जिसमें किसी तर्क के कंक्लूजन और प्रेमिसेस को एक नक्शे की तरह व्यवस्थित किया जाता है, ताकि उसकी संरचना साफ दिखाई दे और कोई भी लॉजिकल गैप तुरंत पकड़ा जा सके। यह तकनीक खासकर छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहद कारगर है। अंत में लेखक यह भी बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ दूसरों की बातों को खारिज करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें हम न केवल गलतियों को पकड़ते हैं, बल्कि विचारों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। यानी हम सिर्फ आलोचना नहीं करते, बल्कि समाधान की ओर भी बढ़ते हैं। इस भाग का सार यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सोचने के हर पहलू को तीव्र, साफ और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, और यह जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, करियर, रिश्ते या समाज, एक बेहद ताकतवर उपकरण बनकर उभरता है। अब जबकि आपने तर्कों को पहचानने, उनका विश्लेषण करने और उनमें छिपी गलतियों को पकड़ने की कला सीख ली है, अब इस यात्रा का अगला चरण है जानकारी का मूल्यांकन करना, विभिन्न स्रोतों की विश्वसनीयता को जांचना
और जटिल मुद्दों पर सोचते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। और यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग एक गहरी और अधिक व्यावहारिक दिशा में बढ़ती है। लेखक डेविड ए हंटर बताते हैं कि आज की दुनिया में जहां सूचनाओं की भरमार है, इंटरनेट, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक, वहां सबसे बड़ी चुनौती है किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। इसलिए लेखक भाई हमें सिखाते हैं कि सोर्स इवैल्यूएशन यानी स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच कैसे की जाए। इसके लिए वह 4 मूलभूत मानदंड प्रस्तुत करते हैं। प्राधिकरण अथॉरिटी, सटीकता एक्यूरेसी, उद्देश्य पर्पस और प्रासंगिकता रेलेवेंस। अगर कोई जानकारी किसी विशेषज्ञ द्वारा दी गई है, प्रमाणों पर आधारित है, उसका उद्देश्य निष्पक्ष जानकारी देना है, न कि किसी विचारधारा को थोपना, और वह विषय से संबंधित है, तो ही वह जानकारी भरोसेमंद मानी जा सकती है। लेकिन अक्सर हम जो पढ़ते या सुनते हैं वह इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, और ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर कोई वेबसाइट चौंकाने वाली हेडलाइन से शुरू होती है, जानिए वो चमत्कारी उपाय जिससे बिना पढ़ाई के पास हो सकते हैं, तो यह बताता है कि उद्देश्य शायद आपको भ्रमित करना है, न कि सच्ची जानकारी देना। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि सूचना के साथ साथ उस जानकारी को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या संस्था की बायसेस यानी पक्षपात की जांच भी जरूरी है। क्या वह केवल एक ही दृष्टिकोण दिखा रहे हैं? क्या वे किसी राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या उन्होंने दूसरे पक्ष की राय को भी जगह दी है? और यहीं पर आता है एक महत्वपूर्ण गुण, फेयर माइंडेडनेस यानी निष्पक्ष और खुले मन से सोचना, जहां हम न केवल अपने मत को मजबूत करने वाली बातों को देखते हैं, बल्कि उन विचारों को भी ध्यान से सुनते हैं जो हमारे मत से भिन्न हैं। लेखक कहते हैं कि एक सच्चा क्रिटिकल थिंकर वही है जो यह मानता है कि मैं जो सोच रहा हूं वह सही हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। और यही दृष्टिकोण हमें अंधभक्ति से बचाता है, क्योंकि जब हम केवल अपनी बात को सही साबित करने के लिए सोचते हैं, तो हम कॉन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं, यानी केवल वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी बात को समर्थन देती है और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक इस भाग में एक और गहन पहलू की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, यानी जटिल स्थितियों और बहुआयामी समस्याओं पर सोचने की क्षमता, जैसे जलवायु परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक असमानता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन मुद्दों पर सोचते समय एक ही समाधान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें कई दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़कर सोचना होता है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग हमें मल्टी पर्सपेक्टिव एनालिसिस यानी बहुदृष्टिकोणीय विश्लेषण की आदत डालता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बेरोजगारी की समस्या पर विचार कर रहे हैं, तो हमें सरकार की नीतियों, तकनीकी बदलावों, शिक्षा की गुणवत्ता, समाज की अपेक्षाओं और वैश्विक बाजार की स्थितियों को एक साथ समझना पड़ता है। तभी हम किसी वास्तविक समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए हमें अपने अंदर सहनशीलता, सास टॉलरेंस, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और अनिश्चितता को सहने की शक्ति, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्युइटी, विकसित करनी होती है, क्योंकि कई बार जवाब आसान नहीं होते और स्पष्ट नहीं होते, और तब भी हमें सोचते रहना होता है। इस भाग में लेखक यह भी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को केवल व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक स्तर पर भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे जब हम किसी जनमत या सामाजिक आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो क्या हम वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि, उद्देश्यों और परिणामों को समझते हैं, या केवल भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? एक जागरूक नागरिक के रूप में क्रिटिकल थिंकिंग हमें लोकतंत्र को मजबूत करने का औजार बनती है, क्योंकि जब हम नेताओं, नीतियों और फैसलों पर सवाल करते हैं, तो हम केवल आलोचना नहीं कर रहे होते, बल्कि जवाबदेही की मांग कर रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का अंतिम उद्देश्य केवल तथ्यों की जांच या तर्कों को पकड़ना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना है। व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक स्तर पर ऐसे निर्णय जो नैतिक हों, तर्कसंगत हों और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हों। इसलिए वे यह भी सुझाते हैं कि हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए।
क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मैं किसी पूर्वाग्रह से तो नहीं सोच रहा? लॉग, क्या मैंने सभी विकल्पों को ठीक से देखा है? ज़रेनिया, क्या मैंने इसके संभावित परिणामों को समझा है? लॉजिकली, क्या मैं अपने फैसले से किसी अन्य को अनावश्यक नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? ये सवाल न केवल हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे चरित्र और जिम्मेदारी की भी परीक्षा होते हैं। इस तरह लेखक दिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और जब हम इसे गहराई से अपनाते हैं, तो हम न केवल बेहतर सोचने वाले इंसान बनते हैं, बल्कि बेहतर समाज का निर्माण करने वाले नागरिक भी। अब जब आप तर्कों की पहचान, विश्लेषण, स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच और जटिल मुद्दों पर बहुदृष्टिकोण से सोचने की कला सीख चुके हैं, तो लेखक डेविड ए हंटर इस अंतिम भाग में क्रिटिकल थिंकिंग को एक आजीवन अभ्यास, एक व्यक्तिगत आदत और एक सांस्कृतिक मूल्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो न केवल हमारे विचारों को साफ करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और निर्णयों को भी संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि सोचने की क्षमता को विकसित करना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सतत अभ्यास है, जिसमें निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और विनम्रता की आवश्यकता होती है। और इसी कारण वह क्रिटिकल थिंकिंग को केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में देखने की सलाह देते हैं। एक ऐसा दर्शन जो हर परिस्थिति में तटस्थ, तार्किक और मूल्य आधारित सोच को बढ़ावा देता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि एक सच्चा क्रिटिकल थिंकर कभी भी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस यानी बौद्धिक घमंड का शिकार नहीं होता, बल्कि वह यह स्वीकार करता है कि वह सब कुछ नहीं जानता और हमेशा जानने, समझने और सीखने के लिए तैयार रहता है। लेखक के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें किसी ऐसी जानकारी या विचार से सामना होता है जो हमारी मान्यताओं, मूल्यों या विश्व दृष्टि को चुनौती देता है। ऐसे में हम उसे गलत कहकर नकार देते हैं या खुले मन से सोचते हैं। यही क्षण हमारे चरित्र और सोचने की शक्ति की असली पहचान बनते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अपने विचारों को दूसरों से साझा करते समय सिविल डिस्कोर्स यानी सभ्य और सम्मानजनक संवाद का महत्व बहुत बड़ा होता है। आज जब ऑनलाइन दुनिया में बहस अक्सर गाली-गलौज, तर्कहीनता और ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चुकी है, तब एक क्रिटिकल थिंकर का काम है संवाद को वापस तर्क, सुनने और सम्मान की ओर ले जाना। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी से असहमत हों, तो पहले उसकी बात को पूरा सुनें, उसे दोहराएं, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने समझा है। फिर अपने तर्क पेश करें और यह सब इस भावना से करें कि हम दोनों सच्चाई के करीब जाना चाहते हैं, न कि एक दूसरे को हराना। इस भाग में लेखक यह भी उजागर करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक शिक्षक हों, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार या आसान उद्यमी, हर क्षेत्र में निर्णय लेने, समस्या सुलझाने और नैतिक जिम्मेदारी निभाने में क्रिटिकल थिंकिंग आपकी रीढ़ बनती है। एक डॉक्टर जब मरीज की जटिल स्थिति को समझकर सटीक निदान करता है, एक शिक्षक जब बच्चों को सोचने की आदत सिखाता है, एक पत्रकार जब बिना पक्षपात के सच सामने लाता है, और एक व्यवसायी जब दीर्घकालिक दृष्टिकोण से नीतियां बनाता है। ये सभी उदाहरण हैं क्रिटिकल थिंकिंग के वास्तविक जीवन में उपयोग के। लेखक यह भी मानते हैं कि बच्चों को बचपन से ही सोचने की स्वतंत्रता और सवाल पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि वे केवल तथ्यों को याद रखने वाले रोबोट न बने, बल्कि जिज्ञासु, तर्कशील और नैतिक इंसान बने। और इसलिए वे सुझाव देते हैं कि शिक्षा प्रणाली में रोट लर्निंग की जगह इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को स्थान मिलना चाहिए, जहां हर बच्चा यह पूछ सके, क्यों, कैसे और क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? लेखक यह भी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए कुछ विशेष मानसिक आदतें जरूरी होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल करेज, विचारों को चुनौती देने का साहस, इंटेलेक्चुअल परसिवियरेंस, मुश्किल सवालों से भागने की बजाय जूझते रहना, कॉन्फिडेंस इन रीजन, तर्क की शक्ति में विश्वास, और इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, सी विचारों में ईमानदारी। जब ये सभी गुण एक साथ विकसित होते हैं,
तब क्रिटिकल थिंकिंग केवल विचारों की एक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनाओं को पूरी तरह से हटाना संभव नहीं है, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर वह होता है जो भावनाओं को समझते हुए तर्क को प्राथमिकता देता है। जैसे अगर किसी स्थिति में हमें गुस्सा आता है, तो हमें पहले उस भावना को पहचानना चाहिए, फिर ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि भावनाएं हमें धोखा दे सकती हैं, लेकिन सोचने की शक्ति हमें रास्ता दिखाती है। अंत में लेखक क्रिटिकल थिंकिंग को एक सामाजिक परिवर्तन का औजार मानते हैं। यदि एक समाज में लोग सवाल पूछना, सोच समझकर निर्णय लेना और हर पक्ष को सुनना सीख जाते हैं, तो वह समाज अधिक लोकतांत्रिक, अधिक सहिष्णु और अधिक रचनात्मक बनता है। वे कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर दुनिया में रहें, तो हमें आज ही क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना होगा। अपने विचारों में, अपने बच्चों की परवरिश में, अपने स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में। क्योंकि सोच की शक्ति ही वह बीज है जिससे बेहतर भविष्य की फसल उगती है। इस अंतिम भाग का सार यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल एक दिमागी अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक प्रतिबद्धता है, सच को तलाशने की, समझने की और उस पर खड़े होने की, भले ही वह सच हमें असहज कर दे। और जब हम इसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम न केवल खुद बेहतर सोचने लगते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी अधिक समझदार, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील बना सकते हैं।